हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बालाजी। एंड आज हम बात करेंगे डीकैल्सिफिकेशन के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डीकैल्सिफिकेशन, डी मीन्स रिमूव, कैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम। सो द रिमूवल ऑफ कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द बोनी टिश्यूज और हार्ट टिश्यूज, तो उसको हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन हम कहाँ पे करते हैं? जैसे कि हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो टिश्यूज या फिर जो बायोप्सी हम कलेक्ट करके लाते हैं पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, ताकि टेस्ट करने के लिए वो नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, कैंसरस है, मैलिग्नेंट है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम बायोप्सी करके लाते हैं, फिर फिक्स करते हैं, फिर एम्बेडिंग करते हैं, फिर माइक्रोटॉमी करते हैं। बट माइक्रोटॉमी करने के टाइम पे क्या होता है ना, जो हार्ट टिश्यूज या फिर जो बोनी टिश्यूज होता है वो नाइफ से अच्छे से कट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ हार्ड। वो नाइफ भी डैमेज हो जाता है या फिर वो जो इरेगुलर शेप हो जाता है टिश्यूज़ का, हार्ट टिश्यूज़ का या फिर बोनी टिश्यूज़ का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, वी गो फॉर डीकैल्सिफिकेशन। सो दिस इज द पर्पस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। तो ये हो गया कि हमारा जो डीकैल्सिफिकेशन है, तो उसका 3 एम्स है। फर्स्ट वन की रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोनी टिश्यूज और द हार्ट टिश्यूज। सेकेंड वन, ये क्या करना चाहिए ना, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है टिश्यूज़ का वो हार्म नहीं होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जो टिश्यू स्ट्रक्चर है, टिश्यू का मॉर्फोलॉजी है, वो उसका जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर था वैसे ही रहने के लिए ये हेल्प करता है। एंड द थर्ड इज दैट स्टेनिंग के टाइम पे भी ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। सो डीकैल्सिफिकेशन में हम क्या करेंगे ना, डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसको यूज करके हम डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। अगर हम डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करके डीकैल्सिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद स्टेनिंग में कुछ हार्म हो सकता है, बट उसको हमें वो डीकैल्सिफाइंग एजेंट ऐसा लेना चाहिए ताकि वो जो स्टेनिंग है वो अच्छे से हो पाए। सो दिस इज द एम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। तो हम लोग बात कर लिए कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन एंड ऑल्सो व्हाट आर द एम्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। सो तो हम कौन से टिश्यू को डीकैल्सिफाई करेंगे या फिर कौन से टिश्यू को डीकैल्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे कि हार्ट टिश्यूज या फिर जो टिश्यूज जिसके अंदर कैल्शियम हो, ठीक है। तो वैसे टिश्यूज अगर हम देखेंगे, बोनी टिश्यूज तो फर्स्ट हो गया, उसके अंदर कैल्शियम है। सेकंड क्या हो गया, टूथ, ठीक है, टूथ के अंदर भी कैल्शियम होता है। अगर हम पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन को देखें तो फिर देखेंगे कि ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड, ठीक है, या फिर एक एक ट्यूमर भी होता है तो उसके अंदर भी कैल्शियम होता है, तो उसको भी डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। सो दिस इज द डीकैल्सिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कैसे हम डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है। अगर कुछ डाउट आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पे भी जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में है, मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ वहाँ पे भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे मैंने 4 मेथड्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ द एसिड डीकैल्सिफिकेशन, जो कि एसिड डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एसिड, बाय यूजिंग एसिड वी विल डीकैल्सिफाई द टिश्यूज, ठीक है। तो ये रूटीनली कॉमनेस्ट मेथड है जो कि लैब में यूज़ होता है रूटीनली, ठीक है। सो सेकंड इज़ द आयन एक्सचेंज मेथड। आयन को एक्सचेंज करके हम कैसे डीकैल्सिफिकेशन करते हैं उसके प्रोसीजर भी हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे ना, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट इज द चिलेटिंग एजेंट। बाय यूजिंग चिलेटिंग एजेंट वी विल डीकैल्सिफाई द टिश्यू। सो चिलेटिंग एजेंट हम यहाँ पे लेते हैं ईडीटीएम, मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट के लिए। तो फिर नेक्स्ट होता है लास्ट, दैट इज द सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। मतलब हम डीकैल्सिफिकेशन कर चुके हैं, बट पता चलता है जैसे कि हम माइक्रोटॉमी में सेक्शन कट करते हैं तो उस टाइम पता चलता है कि टिश्यू में अच्छे से डीकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसके सरफेस में जो है ब्लॉक, हमारा जो टोटल ब्लॉक है, ब्लॉक के सरफेस में ही टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उस सरफेस को हम क्या करेंगे ना, डीकैल्सिफाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। सो जैसे कि हम लोग 5 यहाँ पे वैरायटी ऑफ डीकैल्सिफिकेशन के मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिए, तो उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है हमारा एसिड डीकैल्सिफिकेशन, मतलब बाय यूजिंग एसिड वी विल डीकैल्सिफाई द टिश्यू, ठीक है। तो एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हम लोग ले सकते हैं, या फिर वीक एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये सब एसिड लेके हम डीकैल्सिफाई करेंगे, वी विल डीकैल्सिफाई द टिश्यूज और ऑफ द बोनी टिश्यूज और द हार्ट टिश्यूज। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो प्रोसीजर इज दैट द बीकर में हम लोग क्या करेंगे ना,
एक बीकर में हम 5 to 10% एसिड सोल्यूशन लेंगे। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले रहे हैं तो 5 to 10% एसिड सोल्यूशन लेते हैं, बट कॉमनली फॉर्मिक एसिड ही यूज़ होता है जो कि वीक एसिड है, ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए हम कॉमनली फॉर्मिक एसिड ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, तो एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर हम फॉर्मिक एसिड फॉर एग्जाम्पल रखते हैं 5 to 10% फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, उसके बाद हम नायलन थ्रेड से, क्योंकि हम हमारे हाथ की कंटैक्ट में, हमारे हैंड के कंटैक्ट में जैसे कि वो एसिड ना आ सके, इसीलिए हम एक नायलन के थ्रेड से टिश्यूज़ को क्या करते हैं ना, बीकर के अंदर डाल देते हैं। तो फिर उसको 24 से 48 आवर छोड़ देते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है ना, अच्छे से डिकैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए भी एक मेथड है एंड पॉइंट डिकैल्सिफिकेशन, जिसको मैं लास्ट में बात करूँगी, ठीक है। बट दिस इज़ अबाउट द एसिड डिकैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट इज़ द चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट से हम कैसे डिकैल्सिफाइंग करेंगे विद द हार्ड टिश्यूज़। तो चिलेटिंग एजेंट हम यहाँ पे EDTA लेते हैं। जैसे कि EDTA आप लोगों को पता है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड। तो EDTA हम जो EDTA भाइल भी लेते हैं कोआगुलेशन को स्टॉप करने के लिए, ये क्या करता है ना, कैल्शियम को रिमूव कर देता है ताकि अच्छे से वो क्लॉट ना हो सके, वो अच्छे से ब्लड हमारे टेस्ट के लिए रह जाए, ठीक है, कोआगुलेशन ना हो। तो यहाँ पे भी टिश्यूज़ में डिकैल्सिफिकेशन के लिए भी ये चिलेटिंग एजेंट EDTA ही हेल्प करता है। बट क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, EDTA ये जो यूज़ होता है डिकैल्सिफिकेशन के लिए, इट टेक्स टाइम, लंगर टाइम, मतलब 5 से 7 दिन तक EDTA सोल्यूशन में रखना पड़ता है टिश्यूज़ को। उसी तरह से एक बीकर में आप लोग लोगे EDTA, देन उसके बाद विथ ए नायलॉन थ्रेड यू विल ऐड टिश्यूज़ टू द बीकर, देन उसके बाद 5 से 7 दिन तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उसके अंदर डिकैल्सिफाई वो हुआ है टिश्यू या फिर नहीं हुआ है। तो ये जैसे कि ये लॉन्ग टाइम लेता है डिकैल्सिफाई करने के लिए, तो ये कॉमनली यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बायोप्सी का हमारा रिपोर्ट है हम जल्दी से देना पड़ता है। तो उसके लिए हम डिकैल्सिफिकेशन ऐसा मेथड हम लेंगे ताकि वो अच्छे से डिकैल्सिफाई हो, और वो भी सर्ट टाइम में। तो इसीलिए हम कॉमनली EDTA यूज़ नहीं करते, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट का मेथड जो हम यूज़ नहीं करते। तो थर्ड आ गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक आयनाइजेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक आयनाइजेशन ये जो होता है स्टेप, ये क्या होता है ना, ये वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड है फॉर द डिकैल्सिफिकेशन। ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और बाय यूजिंग करंट हम लोग क्या करेंगे ना, एक बीकर में आप लोगों को लेना है एसिड, ठीक है। हम कॉमनली जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फॉर्मिक एसिड एक बीकर में लेना है। उसके बाद क्या करना है ना, हम प्लैटिनम वेयर एज वेल एज कार्बन वेयर लेना है। प्लैटिनम वेयर जो होता है बोनी टिश्यू मतलब टाइप कर देंगे, उसके बाद वो अदर साइड होगा जो कार्बन वेयर का रहेगा। यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे कि करंट फ्लो करेगा, calcium ions present in the anode will move towards the cathode. तो ऐसे ही हम डिकैल्सिफाई करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक वी आर डिकैल्सिफाइंग द टिश्यूज, ठीक है। और एक है जो कि है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, वहाँ यहाँ पे हम रेजिन यूज़ करते हैं टू डिकैल्सिफाई द टिश्यू। इसका प्रोसीजर ऐसा है कि हम एक बीकर में एसिड लेते हैं, हम जैसे कि मैं बोल चुके हैं फॉर्मिक एसिड कॉमनली यूज़ करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड एक बीकर में लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसके नीचे रेजिन होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम टिश्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो रेजिन क्या है, वो जो एक स्पेशल टाइप का रेजिन होता है, उसका नाम होता है अमोनियम सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन। तो ये जो एक रेजिन होता है उसमें से आयन एक्सचेंज होगा टू द टिश्यूज़। तो टिश्यू के अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम तो ऐसे आयन है, और फिर वो जो रेजिन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा वो। और जो रेजिन का जो हाइड्रोजन आयन, ये इट विल मूव टू द टिश्यूज, वेर एज द टिश्यू का जो कैल्शियम आयन है इट विल मूव टू द रेजिन। तो इसी तरफ से डिकैल्सिफिकेशन होता है आयन एक्सचेंज रेजिन से। तो ये भी एक अच्छा सा मेथड है, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि जो हम यहाँ पे लेते हैं रेजिन, इसको हम अगर N/10 सोल्यूशन में वाश करेंगे, उसके बाद डिस्टिल वाटर से रिंस कर देंगे, तो ये जो रेजिन होता है उसको हमको डेली क्या नया सा रेजिन लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं फॉर डिकैल्सिफिकेशन। तो ये वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड है फॉर डिकैल्सिफिकेशन। तो यही हो गया कि आयन एक्सचेंज रेजिन का जो डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो फाइनली हम लोग बात करेंगे, फाइनली जो लास्ट होता है जैसे कि सरफेस डिकैल्सिफिकेशन। तो सरफेस डिकैल्सिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हम जैसे कि डिकैल्सिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि मतलब माइक्रोटॉम में व्हेन वी आर कटिंग द टिश्यूज,
सेक्शन कटिंग के टाइम पता चलता है कि वो जो टिश्यूज़ है वो अच्छे से डीकैल्सिफाई नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें तुरंत ही डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें 2 दिन वेट भी करना नहीं पड़ेगा। तो उसके सरफेस में, टिश्यू ब्लॉक के जो सरफेस में हमारा होता है टिश्यूज़, तो वो सरफेस को अगर हम थोड़ा सा डीकैल्सिफाई कर दें तो इजीली कट हो सकता है। इसीलिए यही प्रोसेस को सरफेस डीकैल्सिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो वो कैसे होता है? सरफेस डीकैल्सिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, हमें एक पेट्री डिश में 1% HCl या फिर फॉर्मिक एसिड लेते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक वो जो टिश्यू को इन्वर्टेड शेप में हम लोग रखते हैं इन द पेट्री डिश। इन्वर्टेड क्यों रखते हैं? क्योंकि ब्लॉक के जो एंड पॉइंट में हमारा होता है टिश्यूज़, ठीक है, तो वो सरफेस पे ही होता है। तो उसी सरफेस को हम पेट्री डिश के जो 1% HCl हम जहाँ पे लिए हैं उस पर रख देंगे टिल 1 आवर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो 30 माइक्रोमीटर बेसिकली ऊपर से डीकैल्सिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद हम इजीली माइक्रोटोम में सेक्शन कट कर सकते हैं। सो दिस इज अ सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। ये हो गया हमारे जैसे कि 5 मेथड्स फॉर डीकैल्सिफिकेशन। आई होप कि ये जो 5 टाइप के डीकैल्सिफिकेशन है इसको अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो आपको 5 से 7 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल की एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन। एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है कि डीकैल्सिफिकेशन अच्छे से हुआ है या फिर नहीं, उसको हम चेक करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन। वो मेनली 3 टाइप के मेथड से होता है। एक होता है फिजिकल टेस्ट, एक होता है केमिकल टेस्ट और एक होता है रेडियोग्राफिक टेस्ट। फिजिकली हम लोग कैसे टेस्ट चेक करते हैं कि वो अच्छे से डीकैल्सिफाई हुआ है कि नहीं? तो बाय यूजिंग ए स्कैल्पेल और बाय यूजिंग आवर हैंड्स वी विल प्रेस दैट टिश्यू एंड विल सी दैट कि अच्छे से वो डीकैल्सिफाई हुआ है कि नहीं। अगर डीकैल्सिफाई अच्छे से हुआ है तो वो सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक होता है फिजिकल टेस्ट, जैसे कि हम लोगों को पता चल जाए कि डीकैल्सिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सेकंड टेस्ट, इसका डिसएडवांटेज एक है फिजिकल टेस्ट का कि अगर हम हैंड से या फिर स्कैल्पेल से करेंगे तो वो टूट भी सकता है वो टिश्यूज, ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हमारा केमिकल टेस्ट होता है, जो केमिकल टेस्ट होता है ताकि हम लोग चेक कर सके कि वो अच्छे से डीकैल्सिफाई हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अमोनियम ऑक्सैलेट। हम एक बीकर में अमोनियम ऑक्सैलेट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टिश्यू उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो क्या होता है ना, अमोनियम ऑक्सैलेट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्योरली ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर। तो उसके बाद हम लोग जब टिश्यू को ऐड कर देंगे वहाँ पे, अगर हम देखेंगे कुछ टाइम बाद टिश्यू को हम अगर रिमूव करेंगे तो वो क्लाउडीनेस दिखेगा। मतलब वो जो अमोनियम ऑक्सैलेट है वो मतलब क्लाउडीनेस जैसा होता है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, वो वैसा दिखता है अगर डीकैल्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ हो तो यही इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन अच्छे से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो थर्ड टेस्ट हो गया कि हमारा रेडियोग्राफिक टेस्ट। जैसे कि हम लोग कॉमनली एक्सरे ही यूज़ करते हैं। तो एक्सरे के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरे में हमें क्या पता चलता है कि बैकग्राउंड ब्लैक होता है, उसके अंदर वाइट कलर का दिखता है। तो जहाँ जहाँ पे कैल्शियम होता है तो वहाँ पे वाइट कलर का दिखता है। तो अगर हम देखेंगे उसी को एक्सरे करके, तो जहाँ पे अगर कैल्शियम रहेगा तो वाइट कलर का रहेगा, अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो वो वाइट कलर का नहीं रहेगा। तो उसी में से भी अगर हम देखेंगे तो उसी में से भी हम पता कर सकते हैं कि वो अच्छे से डीकैल्सिफाई हुआ है या फिर नहीं। तो दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ये भी एग्जाम में आता है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। और जो 3 टाइप्स का टेस्ट है मैंने बताया, उसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि ये एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख सकें। सो ये था हमारा पूरा का पूरा डीकैल्सिफिकेशन का मेथड्स एज वेल एज टाइप्स एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि वो नेक्स्ट टाइम मैं जो भी अपडेट दूँ तो आपके पास जल्दी जाके पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।